दुनिया का सबसे अमीर डॉन। फोर्ब्स की मैगजीन आती है, उसमें दुनिया के हर साल रईसों की लिस्ट को बताते हैं कि दुनिया का सबसे अमीर शख्स कौन है। मुझे लगता है कि शायद यह इकलौता मामला है कि जब दुनिया के किसी डॉन का नाम फोर्ब्स की मैगजीन की लिस्ट में आया। 1989 में फोर्ब्स की मैगजीन ने इसे दुनिया का 7वां सबसे अमीर आदमी घोषित किया और उस वक्त इसकी जो प्रॉपर्टी बताई गई थी वह करीब $30 बिलियन थी, जिसको अगर इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो करीब 16 खरब रुपए होते हैं। यह सारी कमाई उसके ड्रग्स के धंधे से थी। दुनिया का वह कोकीन का सबसे बड़ा किंग माना जाता था। एक वक्त ऐसा था जब दुनिया के 80% मुल्कों में उसी के भेजे हुए कोकीन पहुंचते थे। एक दिन में वह 15 टन कोकीन तक की सप्लाई कर देता था, जिससे कि उसने एक दिन में 400 करोड़ की कमाई भी की है। बैंक में कभी पैसे नहीं रखता था क्योंकि सारे पैसे 2 नंबर के थे, तो पैसे रखने के लिए उसने कई गोदाम बना रखे थे। कहते हैं कि उसकी पूरी संपत्ति का 10% हर साल सिर्फ चूहे कुतर देते थे। कई बार ऐसी भी नौबत आई कि गोडाउन कम पड़ गए तो गड्ढे खोदकर उसमें डॉलर रखे गए। कहाँ कितने डॉलर रखे होते थे उसे खुद पता नहीं था। कहते हैं कि हर महीने सिर्फ नोटों की गड्डियां बनाने के लिए लगभग 70,000 के रबड़ बैंड खरीदा जाता था और उससे नोटों की गड्डियां बनाई जाती थी। तो अंदाजा लगाइए कि कितने पैसे होंगे। यह उस शख्स की कहानी है जो अपनी छोटी बेटी के साथ कहीं गया था और वहाँ पर ठंड का मौसम था। काफी ठंड पड़ रही थी और आग तापने के लिए ऐसी कोई चीज नहीं थी जिसे जलाया जा सके, तो उसने अपनी बेटी को आग से तपाने के लिए करीब 13 करोड़ रुपए जला डाले ताकि उसकी बेटी को सुकून मिल सके और ठंड ना लगे। तो आप सोचिए कि जिसने ठंड से तापने के लिए 13 करोड़ रुपए जला डाले उसके पास कितने पैसे होंगे। इसका लाइफ में सिंपल सा फंडा था, या तो रिश्वत लो या जान दो। जिन लोगों ने रिश्वत ली वह बच गए, जिन लोगों ने नहीं ली उनको मार दिया गया। कहते हैं कि 5 से 6 हजार लोगों के कत्ल का यह गुनहगार था। और जब इसे लगा कि अब बहुत हो गया, अब खुद को कानून के हवाले कर देना चाहिए, तो सरकार को भी इसने खरीद लिया और कहा कि मैं जेल जाना चाहता हूँ, लेकिन वह भी मेरी बनाई होगी। और अपनी ही बनाई जेल में तमाम ऐशो आराम और सुविधा के साथ जब तक मन किया तब तक रहा। और यह पॉलिटिक्स में भी आना चाहता था और उसने उस वक्त गवर्नमेंट के सामने ऑफर रखा कि मैं इस पूरे देश के कर्जे को उतार दूंगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, पैसे मैं दूंगा। और जानते हैं उस वक्त उस देश पर कर्ज कितना था? $10 बिलियन, जो करीब 5.4 खरब रुपए के बराबर है। इस शख्स का नाम है पाब्लो एमिलियो एस्कोबार। पाब्लो एस्कोबार दुनिया में ड्रग्स का सबसे बड़ा सौदागर था। कोकीन इसने कहां कहां नहीं बेचा। इसने कोकीन को भेजने के लिए बाकायदा प्लेन खरीदा। एक बार तो खुद प्लेन उड़ाकर ले गया और वापस आते ही उसने उस प्लेन को तोड़ दिया और प्लेन के पुर्जे अपने दरवाजे के बाहर टंगवा दिए। ये वो शख्स था जिसने ड्रग्स की स्मगलिंग के लिए पनडुब्बी खरीदी। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ ताकि नजर ना पड़े, और पनडुब्बियों में ड्रग सप्लाई करता था। ये वो तस्कर है जिसने पहली बार प्लेन का इस्तेमाल किया। प्लेन अलग अलग मुल्कों में जाते हैं, उनके टायरों में यह कोकीन भर देता था और उस हिसाब से जहाज के कैप्टन को पैसे देता था। कहते हैं कि इसने एक बार एक कैप्टन को $5 लाख दिए थे। तो सोचिए कि $5 लाख तो सिर्फ कैप्टन को दे रहा है, तो कमाई कितनी होगी। अब तक का इतिहास है कि एक दिन में और एक बार में इसने 30,000 टन कोकीन की सप्लाई की थी। जरा सोचिए कि कोकीन के कुछ ग्राम की कीमत हजारों में होती है और मैं 30,000 टन की बात कर रहा हूँ। तो यह बात है पाब्लो एस्कोबार की। यह तो सिर्फ झलकियाँ थी। अब जानते हैं कि यह आखिर डॉन कैसे बना। कोलंबिया के शहर रियो निग्रो में 1949 में पाब्लो का जन्म हुआ। ये 3 भाई थे। पिता गरीब इंसान थे, घर में बिजली नहीं थी, बचपन गरीबी में बीता। जैसे तैसे करके स्कूल जाता है, लेकिन स्कूल से एक बार इसलिए निकाल दिया जाता है क्योंकि उसके पास जूते नहीं थे। कॉलेज जाता है, पढ़ने में ठीक ठाक था, लेकिन कॉलेज में भी फिर एक वक्त ऐसा आया कि इसके पास देने के लिए फीस नहीं थी, तो कॉलेज से निकाल दिया गया। वहीं से फिर ये जुर्म के रास्ते में चल पड़ता है। लगभग 17-18 साल की उम्र थी। वहाँ से निकलने के बाद ये छोटे मोटे क्राइम करना शुरू कर देता है। सबसे पहले ये कब्रिस्तान जाता है और कब्रिस्तान में कब्रों पर खूबसूरत पत्थर लगे होते हैं, तो वहाँ से इसने पत्थर चुराना शुरू किया और पत्थर चुराकर तस्करों को बेच देता था। और यहाँ से इसने शुरुआत की, छीना झपटी शुरू की। इसने बैंक के बाहर भी नजर रखी और जो लोग बैंक से पैसे निकाल कर लेकर आते उनके पैसे लूट लेता। अब तक तो ये छोटे मोटे क्राइम कर रहा था, लेकिन फिर इसने पहला बड़ा क्राइम किया। यह मेडेलिन शहर का रहने वाला था, जो कोलंबिया का एक शहर है। इसने एक बार एक बिजनेसमैन को किडनैप कर लिया और उससे $1 लाख की फिरौती वसूल की, जो कि हमारे इंडियन रुपए के हिसाब से 70-75 लाख होते हैं। कहते हैं कि तब इसकी उम्र 22-23 साल रही होगी और उस फिरौती को वसूल के सबसे कम उम्र का करोड़पति बन गया। और फिर उसके बाद उसने जुर्म की दुनिया में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। शुरू से तेज तर्रार, पढ़ने में भी अच्छा था और इसने जुर्म की दुनिया
अमेरिका में कदम रख दिया। धोखाधड़ी, लोगों को लूटना, किडनैपिंग, अब ये सब इसकी आदत में शामिल हो गया। इसी दौरान इन सारे क्राइम को करते करते इसे ड्रग माफियाओं के बारे में पता चला। तब तक इसका अच्छा खासा जलवा हो चुका था। कहते हैं कि एक बार इसकी एक ड्रग माफिया के साथ डील हो रही थी। 14 किलो कोकीन की डील थी और वो इसे कहीं पहुंचानी थी, लेकिन ड्रग माफिया से इसका किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया तो इसने ड्रग माफिया को मार डाला और वहाँ से 14 किलो कोकीन लेकर निकल गया। बाद में जब यह बात ड्रग माफियाओं के बीच फैली तो ड्रग माफियाओं में भी इसका दबदबा होने लगा। फिर उसके बाद इसने 14 किलो कोकीन की तस्करी की और उसके बाद उससे जो पैसे आए उसने सोचा कि सबसे ज्यादा पैसे इसी धंधे में है और मुझे यही धंधा अपनाना है। और उसने तय कर लिया कि वह केवल कोलंबिया का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग माफिया बनेगा। और उसके बाद उसने अपनी गैंग बनाना शुरू कर दिया। तब तक इसके पास काफी पैसे आ चुके थे और ड्रग्स से भी अच्छी खासी कमाई हो रही थी। फिर इसने 1976 में मारिया नाम की लड़की से शादी कर ली और अब वो धीरे धीरे तरक्की के रास्ते पर चलने लगा और खूब पैसे कमाए। और अब इसके पास इतने पैसे आ चुके थे, इसने अपना एक आइलैंड खरीदा, बाकायदा वहाँ पर एक हवाई पट्टी बनाई, होटल, मकान, प्लेन खरीदे और अमेरिका की 80% कोकीन की डिमांड पाब्लो ही पूरी करता था। बाकायदा कोकीन को इकट्ठा करने के लिए इसने एयर कंडीशनर बड़े बड़े गोडाउन बनाए हुए थे और इसके द्वीप पर किसी को आने जाने की इजाजत नहीं थी। इसके बाद उसने पनडुब्बी खरीदी और फिर पानी के जहाज खरीदे। हर हफ्ते 70 से 80 टन कोकीन कोलंबिया से अमेरिका भेजा जाता था और धीरे धीरे इसके कोकीन की सप्लाई दुनिया के दूसरे देशों में शुरू हो गई। और तो और प्लेन के टायर से लेकर पनडुब्बी, जहाज, इन सब का तरीका अपनाया। और इसके अलावा यह कोकीन को बड़ी बड़ी मछलियों के पेट को चीरकर उसमें भर देता था, फिर इसने उसके जरिए तस्करी की। ये सारी चीजें जब चल रही थी उस वक्त कोलंबिया में पॉलिटिकल उथल पुथल भी हो रही थी। वहाँ की पैरामिलिट्री फोर्सेज और वहाँ के सरकार के बीच सिविल वार की सिचुएशन हो चुकी थी और उसने इस उठापटक का खूब फायदा उठाया और अपनी अलग से जमीन तैयार कर ली। और एक वक्त ऐसा आया जब पूरे कोलंबिया में 2 शब्द काफी फेमस थे, प्लाटा और प्लोमो। जिस भी अफसर, जज, नेता, मिनिस्टर या फिर ड्रग कंट्रोल में जुड़े अफसर, इसके लोग सीधे सीधे उसके पास जाते और 2 ही शब्द कहते, प्लाटा और प्लोमो। इसका मतलब होता है सिल्वर या सीसा। इसका मतलब यह हुआ कि रिश्वत या मौत। जो रिश्वत लेते उनको इतने पैसे देता कि वे जिंदगी भर मुंह नहीं खोलते और जो रिश्वत नहीं लेते उनको मुंह खोलने लायक नहीं छोड़ता। कहते हैं कि करीब 5 से 6 हजार लोगों के कत्ल का इल्जाम इस पर था। उस जमाने में कोलंबिया में कत्लेआम जारी था क्योंकि सिविल वार की सिचुएशन थी और धीरे धीरे करके अब इसके ड्रग्स की चीजें बाहर आने लगी। और उस वक्त तक अमेरिका में अब यह पता चल चुका था कि एक पाब्लो नाम का व्यक्ति है जो कोलंबिया से आता है और अमेरिका में 80% कोकीन वही पहुंचाता है। तो अमेरिका ने इस पर रोक लगाने की कोशिश की, लेकिन उसे अमेरिका के ऊपर डाउट था कि अमेरिका या अमेरिकन एजेंसियों को खरीदना थोड़ा मुश्किल होगा और उन्हें रिश्वत देना भी मुश्किल होगा। और उस वक्त एक रूल था कि क्रिमिनल को डिपोर्ट किया जा सकता है, मतलब पाब्लो को कोलंबिया से अमेरिका भेजा जा सकता था। तो इसने सोचा कि सरकार दबाव में आकर मुझे कोलंबिया से अमेरिका ना भेज दे तो कुछ करते हैं। तो पाब्लो कोलंबिया की लिबरल पार्टी में शामिल हो गया और पैसे देकर 1982 में यह कोलंबियाई संसद का निचले सदन का हिस्सा बन गया और उसका अल्टरनेट मेंबर भी बन गया। उस वक्त स्पेन में एक सरकार का शपथ समारोह चल रहा था और यह कोलंबिया को रिप्रेजेंट करते हुए उस शपथ समारोह में गया। एक सबसे बड़ा दुनिया का ड्रग्स माफिया जिसकी लोगों में एक रॉबिन हुड की छवि थी। इसने गरीब लोगों के लिए मुफ्त में घर बनवाए। यह फुटबॉल का बहुत बड़ा शौकीन था। इसने फुटबॉल के बड़े बड़े टूर्नामेंट स्पॉन्सर किए और कई क्लब भी खरीदे। लोगों के घरों में शादियां करवाई, नौकरियां दिलवाई क्योंकि पैसे बहुत थे और पैसे को बैंक में नहीं रख सकता था क्योंकि सारा पैसा 2 नंबर का था। और पॉलिटिकल सिस्टम में आकर इसने 1991 में कोलंबिया गवर्नमेंट के साथ बातचीत की और डिपोर्ट नियम को हटवा दिया। अब इसे अमेरिका नहीं भेजा जा सकता। तो आप इसकी ताकत का अंदाजा लगाइए कि इसने कानून ही हटवा दिया और इसने सरेंडर कर दिया। और एक प्रेसिडेंट के कैंडिडेट के मर्डर के बाद इसने सरेंडर कर दिया और अपनी बनाई हुई जेल में रहने लगा। लेकिन जेल जाना एक धोखा था। जेल के अंदर से जाहिर सी बात है जो अपनी मर्जी से जा रहा है, इसका धंधा सब कुछ वैसे ही चल रहा था और इसकी कई सारी चीजें मीडिया में लीक हो गई और इसने कई सारे मीडिया के लोगों को भी मारा था। तो मीडिया ने सरकार से कहा कि सरकार पूरी बिक गई है, सरकार को थोड़ी तो शर्म करनी चाहिए। फिर सरकार ने कहा कि चलो कुछ करते हैं, थोड़ी सख्ती बरतते हैं। और उस वक्त कोलंबिया को मर्डर कैपिटल कहा जाने लगा और उस वक्त अकेले कोलंबिया में करीब 27,000 लोगों का मर्डर हुआ था। औसत निकाले तो हर दिन 74 मौतें, और ये सब सिविल वॉर के चक्कर में हुआ था। फिर कोलंबिया सरकार के ऊपर अमेरिका का लगातार दबाव था। इसके बाद कोलंबिया सरकार और अमेरिका सरकार ने दोनों ने तय किया कि पाब्लो की कहानी खत्म करनी चाहिए, क्योंकि कोलंबिया सरकार सोच रही थी कहीं ऐसा ना हो कि यह सरकार भी गिरा दे और अपनी सरकार बना ले।
क्योंकि इसके गुनाह इतने बढ़ गए थे। फिर 1992 में कोलंबिया की सरकार ने फैसला लिया कि पाब्लो का किस्सा खत्म करना चाहिए और इसके लिए बाकायदा वहाँ एक स्पेशल टीम बनाई जिसका नाम सर्च ब्लॉक रखा गया। सर्च ब्लॉक का काम था कि पाब्लो और उसकी गैंग का खात्मा। इधर यह बात पाब्लो को भी पता चल गई कि कैसे उसकी मौत का षड्यंत्र रचा जा रहा है, तो वो अपनी बनाई हुई जेल से भाग निकला और अपनी खुफिया जगहों पर पहुंच गया। लेकिन अमेरिका की रेडियो ट्रांसलेशन टेक्नोलॉजी के जरिए अमेरिका ने इसका पता लगाया और कोलंबियाई फोर्स को इसकी जानकारी दी। और इस जानकारी के बाद जब कोलंबियाई फोर्स उस जगह पहुंचती है तो दोनों तरफ से गोलाबारी होती है और उस गोलीबारी में पाब्लो मारा जाता है। पाब्लो को जो गोली लगी थी वह उसके राइट कान के ऊपर लगी थी। इसके बाद पुलिस उसकी पहचान करती है और उसको दफना दिया जाता है। लेकिन 2 दिन बाद पाब्लो की माँ कहती है कि उसे यकीन नहीं है कि उसका बेटा मर गया। वह कब्रिस्तान जाती है और उसकी कब्र से दोबारा लाश को निकालती है और पाब्लो की वाइफ बाकायदा उसकी वीडियो बनाती है। फिर वापस उसे दफना दिया जाता है। इस मौत के बारे में यह सच था कि स्पेशल टीम का यह काम है, लेकिन पाब्लो की फैमिली का कहना है कि वह पुलिस की गोली से नहीं मरा, उसने अपने आप को गोली मारी है, क्योंकि उसने फैमिली से पहले ही कह रखा था कि पुलिस से घेरे जाने पर वह अपने आप को गोली मार लेगा, लेकिन पुलिस की गोली से नहीं मरेगा। और जिस जगह पाब्लो के गोली लगी थी उससे यह साबित होता है कि उसने खुद को गोली मारी थी। उसके बाद उसके भाई ने एक पुस्तक लिखी जिसमें भी उसने इस बात का जिक्र किया और उसके फैमिली वाले कहते हैं कि पाब्लो ने खुद के वादे के मुताबिक अपने आप को गोली मारी। पाब्लो की मौत के बाद जब उसकी खबर शहर पहुंची तो उसकी अंतिम यात्रा में 30 से 35 हजार लोग शामिल हुए। उसको लेकर लोगों में काफी क्रेज था क्योंकि पाब्लो ने इन लोगों पर बेहिंता पैसा लुटाया था और इस तरह से पाब्लो की बड़ी बड़ी संपत्तियों को कोलंबिया सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया। पाब्लो के 2 बेटे, वाइफ, माँ और भाई थे। बची कुछ प्रॉपर्टी इनकी हो गई। इसकी प्रॉपर्टी में बाकायदा अपना एक पर्सनल चिड़ियाघर भी था जिसमें ऐसे ऐसे जानवर जो कोलंबिया में पाए ही नहीं जाते थे उनको यह दुनिया भर से इकट्ठा करता था। गाड़ियों का ऐसा जखीरा जो दुनिया में और किसी के पास नहीं था। अपने प्लेन, पनडुब्बियां, जहाज, क्या कुछ नहीं था। इतनी सारी ऐशो आराम पाब्लो ने इकट्ठा कर रखी थी और वह अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता था और बड़ी बड़ी संपत्तियां कब्जा कर ली गई। लेकिन इसके बाद भी पाब्लो की फैमिली हमेशा ऐशो आराम की जिंदगी जीती थी क्योंकि पाब्लो ने इस जुर्म से जो पैसे कमाए थे वो बेहिंता डॉलर थे जिसको इसने किसी बैंक में नहीं रखा था बल्कि अलग अलग जगहों पर छुपा कर रखा था। और उन सारे जगहों के कोड नेम और सारी चीजें उसकी फैमिली को पता थी जो कि सरकार को कभी पता ही नहीं चली। और पाब्लो के जाने के बाद भी उसकी फैमिली वैसी ही ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रही थी क्योंकि उनके पास अरबों खरबों डॉलर थे और हो सकता है आज भी हो। यह कहानी है दुनिया के सबसे बड़े डॉन पाब्लो की, जो इकलौता डॉन था जिसको फोर्ब्स की मैगजीन ने दुनिया का 7वां सबसे रईस इंसान बताया। इमेजिन कीजिए कि क्या जिंदगी होगी उसकी। लेकिन वही है कि हर बुराई का अंत बुरा होता है। ये सारी दौलत, ये रईसी, यह पावर, सब कुछ यहीं खत्म हो गया और आखिर में पाब्लो, चाहे वो पुलिस की गोली हो या अपनी गोली, मौत ही उसका मुकद्दर बनी। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।